हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के हिंदी किसलेट बुक के चैप्टर नंबर 12 को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विक्रमशिला। हम लोग इस चैप्टर में विक्रमशिला के सारे पॉइंट्स को जानेंगे। आखिर विक्रमशिला क्या था, विक्रमशिला के क्या क्या गौरवान्वित बातें थी, आखिर प्राचीन ज्ञान की परंपरा में इसकी क्या विशिष्टता रही है। तो इन सारे चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसका आंसर क्वेश्चन भी लास्ट में हम लोग बात करेंगे। और भी चैप्टर का आंसर क्वेश्चन आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं, वहां पर से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। चलिए अब बढ़ते हैं अब अपने चैप्टर की ओर। विक्रमशिला, विक्रमशिला है क्या, आइए जानते हैं। कहता है कि यह निबंध बौद्धकालीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विश्वविद्यालय के गौरवशाली अतीत से परिचय कराता है। तो आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिले। एक पॉइंट्स आपको क्या मिला कि ये जो विक्रमशिला है वो आपका निबंध है, और ये क्या है तो ये बौद्धकालीन शिक्षण केंद्र है। ठीक है, यानी यहाँ पे शिक्षा की ग्रहण की जाती थी जो बौद्ध के समय का था। ठीक है, और इसकी जो अतीत था वो बहुत ही गौरवशाली रहा है, जिसका परिचय आज हम इस चैप्टर के माध्यम से करेंगे। इस अध्याय में प्राचीन ज्ञान परंपरा के अनेक विशिष्टताओं का उद्घाटन किया गया है। यानी आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्राचीन ज्ञान के परंपरा में विक्रमशिला का क्या महत्व था, क्या विक्रमशिला उस जमाने में अपने आप में अपना एक महत्वपूर्ण हस्ती रखता था, इसके बारे में आज की इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो ठीक से देखिए। ठीक से कहने का मतलब अच्छे से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके पॉइंट्स की ओर। ये आपका जो फिगर दिख रहा है यहाँ पे, ये विक्रमशिला है। और विक्रमशिला कहता है खुद से अपने स्वर में क्या कहता है, आइए इसको पढ़ते हैं और इसको समझते हुए चलते हैं। कहता है कि मैं विक्रमशिला हूँ, यानी ये जो खंडहर है वो बोल रहा है कि मैं ही वो विक्रमशिला हूँ जो मुझे भारत की अस्मिता का अभेद कवच माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका मतलब आप नहीं जानते होंगे, तो पहले उन वर्डों को समझिए। जैसे कहता है अस्मिता, अस्मिता का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है इज्जत। क्या होता है, इज्जत। अभेद का मतलब क्या होता है, जिसका कोई भेद नहीं हो या जिससे भेदा नहीं जा सके। ठीक है, कवच का मतलब क्या होता है, तो कवच का मतलब होता है शारीरिक सुरक्षा प्रदान हेतु पहनने वाली चीज। और अतिशयोक्ति का मतलब होता है यहाँ पे कि बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात। तो इसका मतलब हुआ कि मैं भारत की इज्जत हूं जो मुझे भेदा नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे शारीरिक सुरक्षा प्रदान की गई है। और मेरे बारे में यदि चढ़ा बढ़ाकर कुछ कही गई बात हो, ऐसा कुछ है नहीं। मेरा अतीत आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय एवं ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था। कहने का इसका मतलब है कि जो मेरा इतिहास है या मेरा जो बीता हुआ समय है, जो आज के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है जो विदेश में है, और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ये भी आपका विदेश में है, जो आज के समय में इसे सबसे उच्च दर्जे का विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक उस समय यानी आज से बीते हुए समय में मेरा भी उन्नति और मेरा भी महत्वपूर्ण स्थान इससे कहीं ज्यादा रहा है, इससे कहीं अधिक रहा है। यानी यहाँ पे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तुलना की गई है। मेरे यहाँ आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर सरीखे विद्वान हुए, जिनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यानी विक्रमशिला कहता है कि मेरे यहाँ से जो आर्यभट्ट खगोल शास्त्र में आगे चलकर खगोल शास्त्र के विद्या में महत्वपूर्ण स्थान हासिल किए हैं, वो मेरे ही प्रांगण में पढ़े हैं,
मेरे ही प्रांगण में वो शिक्षा को ग्रहण किए हैं। और वही बात अगर हम अतीश दीपंकर की बात करें तो ये भी हमारे ही प्रांगण में पढ़ लिख करके आगे बढ़े हैं, जो एक प्रसिद्ध, ठीक है, जो एक प्रसिद्ध विद्वान के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहता है जबकि अतीश दीपंकर खगोल विद्या के क्षेत्र में आर्यभट्ट ने विश्व प्रसिद्ध है, यानी आर्यभट्ट क्या है तो ये खगोल शास्त्र के विद्या में पूरे विश्व इनको जानता है। जबकि वही अतीश दीपंकर की बात करें तो ये तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए और लामा संप्रदाय की शुरुआत किए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लामा संप्रदाय की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतीश दीपंकर। ठीक है, ये बौद्ध धर्म में लामा जो संप्रदाय है उसकी इन्होंने शुरुआत करी थी। अगर आगे बढ़े तो इसी में कहता है कि जो आधुनिक भागलपुर जिला है, जो आज प्राचीन महाजनपद के नाम से जाना जाता है, प्राचीन अंग महाजनपद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, उससे भी लोकप्रिय रहा है। कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक छोटे गांव से गांव अंतिचक में 8वीं शताब्दी के मध्य मेरा आविर्भाव पाल वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा धर्मपाल के संरक्षण में हुआ है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि मैं जो विक्रमशिला हूं, ये धर्मपाल जो प्रतापी राजा थे उनके द्वारा मेरी जो प्रांगण है वो बनाए गए थे। धीरे धीरे मैं अपनी बौद्धिक शक्ति के ही बदौलत अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर छा गया। यानी धीरे धीरे इसमें क्या आया, बौद्धिक शक्ति आया और इसी के बदौलत मैं यानी विक्रमशिला पूरे विश्व में पूरे अंतरराष्ट्रीय क्षितिज पर हम छा गए। क्षितिज मतलब भूमि पर छा गए। अपने आचार्यों के विक्रमपूर्ण आचरण, उनकी अखंडशील संपन्नता के कारण ही मैं विक्रमशिला की ज्ञान से संबोधित हुआ हूँ। कहने का इसका मतलब है कि मेरे यहाँ जो आचार्य होते थे वो विक्रमपूर्ण होते थे। विक्रमपूर्ण करने का मतलब उनमें साहस होता था, साहस का आचरण होता था, उनमें कोई अखंड नहीं होता था, वो हमेशा एक साथ रहते थे और हमेशा उस सफलता के संपन्नता के कारण ही आज मैं पूरे विश्व में ज्ञान संज्ञा से संबोधित किया जाता हूँ, विक्रमशिला की संज्ञा से संबोधित हुआ हूँ। किंवदंती है कि विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान पर विहार बनाने के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा। किंवदंती कहने का मतलब कि कहा जाता है कि विक्रम नामक कोई यक्ष था। यक्ष के मतलब यहाँ पे कोई भगवान से या कोई दानव से रिलेटेड है। उसको दमित कर दिया गया था, यानी उसकी हत्या कर दी गई थी या उसे मार दिया गया था। और इस स्थान को विहार बनाने के लिए, विहार का मतलब होता है घूमने फिरने का स्थान या कह सकते हैं भ्रमण करने का स्थान, और इसी के कारण मेरा नाम विक्रमशिला पड़ा है। मेरे प्रांगण में 6 महाविद्यालय विद्वान थे। यानी विक्रमशिला में कितने महाविद्यालय थे, तो ये 6 महाविद्यालय थे जहां अलग अलग द्वार पंडित नियुक्त किए गए थे। यानी हर द्वार पर एक पंडित को नियुक्ति किया गया था, जो यहाँ पे क्या करते थे, प्रश्न पूछते थे। जो द्वार पंडित है ना, वो उनसे मौखिक प्रश्न पूछते थे और यदि आप मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे तो वही छात्र मेरे प्रांगण में दाखिला लेते थे या प्रवेश करते थे। यानी कि ये बताया, इस मतलब निबंध में आपको बताया जा रहा है कि जो ये आपका महाविद्यालय जो था, ठीक है, या विश्वविद्यालय जो था ये आपका विक्रमशिला, इसमें आपको ऐसे ही एंट्री नहीं होती थी। आपको एंट्री करने के लिए आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होता था जो मौखिक पूछा जाता था, और यदि आप परीक्षा में पास हो गए तभी आप इसके अंदर प्रवेश कर पाते थे, या अगर आप इसका उत्तर नहीं दिए तो आपको इसमें एंट्री नहीं मिलेगी, आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे। द्वार पंडित आचार्य ज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे कि तंत्र योग,
तंत्र, योग, न्याय, काव्य और व्याकरण में पारंगत थे। यानी कि जो द्वार पर जो पंडित लगाए गए थे या द्वार पे जो आचार्य जो लगे थे ज्ञान की शाखाएं, वो विभिन्न मतलब शाखाओं से थे, जैसे कि तंत्र से थे, योग से थे, न्याय से थे, काव्य से थे और व्याकरण से थे। ये सभी में उनको अच्छा ज्ञान था और इन सभी के क्षेत्र में वो अच्छा ज्ञान हासिल करके ही द्वार पंडित बने थे। केंद्रीय महाविद्यालय के द्वार पंडितों को मेरे आधार स्तंभ की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी केंद्रीय जो महाविद्यालय के द्वार पंडित हैं, इनको इस जो महाविद्यालय जो विक्रमशिला है, ठीक है, इसके स्तंभ में रखा जा सकता है। यानी इनके ये पिलर थे, इनके ये स्तंभ थे द्वार पंडित, ठीक है। उल्लेखनीय यह है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। यानी आपसे पूछ लिया जाएगा कि विक्रमशिला के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, तो आपको यहाँ पे जवाब देना है हरिभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शांति रक्षित के शिष्य होने के नाते कहीं कहीं हरिभद्र को शांतिभद्र भी कहा गया है। आपको याद होना चाहिए, शांति रक्षित होने के नाते हरिभद्र को शांतिभद्र भी कहा जाता है। तो दोनों इन्हीं का नाम है, दोनों में से कोई एक रहे तो आप इसका उत्तर लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। आगे बढ़िए। तो कहता है कि मेरे पास एक समृद्ध पुस्तकालय था। पुस्तकालय कहने का मतलब इनके पास एक लाइब्रेरी भी था, ठीक है। तंत्र विद्या और तर्क विद्या सहित अनेक प्रारंभिक दर्शन और बौद्ध दर्शन से संबंधित ग्रंथों का यहाँ विशाल संग्रह मौजूद था। यानी ये जो लाइब्रेरी था, ये जो आपका पुस्तकालय था, इसमें तंत्र विद्या से रिलेटेड और तर्क विद्या से रिलेटेड, ठीक है, और प्रारंभिक दर्शन से और बौद्ध दर्शन से संबंधित बहुत सारे ग्रंथ यहाँ पे शामिल थे, मौजूद थे, ठीक है। यहाँ की पांडुलिपियों को तैयार करने के लिए आचार्य और शोधार्थी दोनों अधिकृत थे। पांडुलिपि का मतलब होता है जो हाथ से लिखा जाता है, ठीक है। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, जो हाथ से लिखा जाता है, ठीक है। और उसको तैयार करने के लिए जो यहाँ पे आचार्य थे, वो शोधार्थी दोनों अधिकृत थे, यानी दोनों मौजूद होते थे। राजा गोपाल द्वितीय के शासन के 15वें वर्ष में प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता की पांडुलिपि मेरे घर ही तैयार की गई थी। यानी एक राजा थे, ठीक है, जिनका नाम था गोपाल द्वितीय। इनके 15वें वर्ष में एक प्रसिद्ध ग्रंथ की लिखी गई थी और उस ग्रंथ का नाम था अष्टशास्त्रिका प्रज्ञा पारमिता, जो पांडुलिपि से लिखे गए थे, यानी हाथ से लिखे गए थे, ठीक है। यह ग्रंथ आज भी ब्रिटिश म्यूजियम लंदन की धरोहर में शामिल है। और ये जो आपका पुस्तक है या ग्रंथ है, ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो ये ब्रिटिश म्यूजियम में देखने को मिलेगा, जो लंदन में धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। दान, शील, धैर्य, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता के प्रमुख अंग थे, जिनमें पारंगत होना मेरे उद्देश्यों में शामिल था। उपाय, कौशल, प्राणिधान, बल एवं ज्ञान को मिलाकर कुल 10 पारमिताओं में पारंगत होना अपने आप में साधारण बात नहीं था। यह मनुष्य को पूर्ण महामानव बनाने की प्रक्रिया है, जो मेरी गरिमा की चरम परिणति है। इसका मतलब आइए समझते हैं। कहता है कि ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसमें आपको दान का, शील का, धैर्य का, वीर का, ध्यान का, ये सारे के सारे शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। और कुल मिलाकर यहाँ पे 10 तरीकों का यहाँ पे ज्ञान दिए जाते थे, जिनमें बल को भी, ज्ञान को भी शामिल किया गया था। इसमें यदि आप पारंगत हो गए तो आप मनुष्य से महामानव बन सकते हैं, यानी आपके आगे के बाद कोई और पुरुष नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इसकी कहना है और इसकी जो गरिमा है वो बहुत चरम पर, यानी बहुत ऊंचाई पर परचम लहर रही थी।
10वीं 11वीं सदी तक मैं पूर्व एशिया का एक उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। आपको याद होना है यहाँ पे कि ये जो स्थित था वो दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित था। समय ज्ञान दान परंपरा मेरा कोई सानी नहीं था। कहने का मतलब समय ज्ञान, ठीक है, समय ज्ञान के साथ साथ दान का जो परंपरा है इससे मेरी कोई तुलना में नहीं था। मेरे पारंगन प्रवेश में प्राथमिकता वैसे विद्यार्थी को ही दी जाती थी जो मेरे यहाँ पूरे सत्र में नियमित उच्च शिक्षा एवं शोध कार्यों के आकांक्षी होते थे। यानी कह रहा है विक्रमशिला खुद से कि मेरे यहाँ उसी विद्यार्थियों को रहने की अनुमति दी जाती थी या वैसे विद्यार्थी को रखा जाता था जो पूरे सत्र में, यानी जो उनका कोर्स था उस कोर्स में वो नियमित रूप से, ठीक है, रेगुलर मतलब शिक्षा का ग्रहण करता था और उसके शोध कार्यों के वो आकांक्षी होते थे। और अगर ऐसा जो विद्यार्थी नहीं करता था उनके मेरे यहाँ कोई जगह नहीं था। प्रत्येक नवागत विद्यार्थी को कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। कहने का इसका मतलब है कि जो नए विद्यार्थी आते थे उनको कुछ समय के लिए भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। भिक्षु वर्ग कहने का मतलब यहाँ पे भिक्षु जो भिक्षा मांगने वाले लोग होते थे, वर्ग होते थे, उसमें इनको रहना पड़ता था। फिर आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवत मान उससे बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे। यानी आचार्य जो थे इन शिष्यों को अपना पुत्र मानते थे और पुत्र मानने के बाद उन्हें बौद्ध सिद्धांत से वो परिचित कराते थे, वो बौद्ध सिद्धांत के बारे में बताते थे ताकि वे मेरे उच्च आदर्शों पर खरे उतर सके। मेरा छात्र होना ही अपने आप में गौरव की बात हुआ करती थी। यहाँ के नामांकित छात्र देश विदेश में मान सम्मान के स्वतः ही हकदार हो जाते थे। राज दरबारों में यहाँ के आचार्यों और विद्यार्थियों को विशेष सम्मान मिलता था। कहने का इसका मतलब है कि जो मेरे यहाँ के जो भी स्टूडेंट होते थे उनको कोई सम्मान देने में हिचकता नहीं था। उनको हर जगह हर समय सभी जगह उनको सम्मान मिलता था। और यहाँ तक कि जो राज दरबार होते थे इसमें हमारे यहाँ के जो आचार्य होते थे और जो विद्यार्थी होते थे इनको विशेष सम्मान मिला करता था। तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या मेरे पाठ्यक्रम के प्रमुख अंग थे। कहने का इसका मतलब है कि मेरे यहाँ ये सारे के सारे चीज पढ़ाए जाते थे, जिनमें आप देख सकते हैं सृष्टि विज्ञान, ये सारे के सारे जो यहाँ से यहाँ तक के शब्द हमने बोला है ये सारे के सारे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता था। कक्षा की व्यवस्था और उनके समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त किए जाते थे और अध्यापन का जो माध्यम था वो फुल्ली संस्कृत था। यानी यहाँ पे जो पढ़ाई की जाती थी, जो पढ़ाया जाता था वो फुल्ली संस्कृत में पढ़ाया जाता था। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वर्तमान में सरकार की सकारात्मक सोच एवं पुरातात्विक विभाग के अथक प्रयास से मैं वर्षों गुमनाम रहने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया हूँ। कह रहा है इसका यहाँ पे पॉइंट्स को समझिए। तो कहता है कि आज हम सरकार के सकारात्मक सोच, यानी सरकार अच्छा सोच रहा है और जो पुरातात्विक विभाग है उसने बहुत ज़्यादा मेरे खोजबीन को लेकर के प्रयास किया है। तभी मैं बहुत समय से मेरा कोई नाम नहीं था, मैं बहुत समय से हम अपने नाम को खो चुके थे, लेकिन इन लोगों के अथक प्रयास से मैं फिर से एक बार सुर्खियों में आ गया हूँ। सुर्खियों मतलब आप सभी के सामने आ गया हूँ। पुरातात्विक खनन से मेरे प्राय सभी इमारतों की प्राप्ति हो जाने की आशा प्रबल हो गई है। यानी जो पुरातात्विक खनन है
यानी पुरातात्विक जो विभाग के लोग हैं वो खनन करके मेरे सभी इमारतों की प्राप्ति कर लेना चाहते हैं और ऐसा माना जाता है कि वो करने में सक्षम होंगे। यहाँ 50 फीट ऊंची एवं 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्राधान्य चिह्न प्राप्त हुए हैं। 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है। 4.5 फीट, याद रखना 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में, आप याद रखना भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। और पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है। देखिए यहाँ पे 2-3 यहाँ पे लोगों का 2-3 मतलब मूर्ति प्राप्त हुई है, जिनमें एक तो आपका भगवान बुद्ध का हुआ है और दूसरे में आपको अवलोकितेश्वर की जो कांस्य मूर्ति प्रतिमा है वो भी प्राप्त हुई है, जो पद्मासन पर बैठे हैं। पद्मपाणि एवं मैत्रेयी की प्रतिमा मिली है। पद्मपाणि कौन थे आपको पता होगा और मैत्रेयी कौन थी ये भी आपको पता है। और मैत्रेयी एक संस्कृत साहित्य लेखिका थी, आप पढ़े होंगे, और अगर आप नहीं पढ़े तो क्लास 10th के संस्कृत में आपको इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इनकी प्रतिमा भी मिली है। कुछ क्षतिग्रस्त सीलें भी प्राप्त हुई है। एक सील का सत्यापन वीरब्रज से किया गया है। आप याद रखना एक सील का जो सत्यापन किया गया है वो वीरब्रज के नाम से किया गया है। खुदाई का काम अभी प्रारंभिक अवस्था में है। अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं के प्रकाश में आ जाने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। 10,000 छात्र, 1,000 अध्यापक जहां रह रहे हों उनकी भव्यता एवं विशालता के संबंध में कहना ही क्या। देखिए ये इसकी विशेषता को बता रहा है कि जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था यहाँ पे 10,000 छात्र हुआ करते थे और उन 10,000 छात्रों को 1,000 अध्यापक यानी 1,000 शिक्षक के द्वारा इन सभी को यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। जो उनकी भव्यता है और उनकी जो विशालता है उनके संबंध में आप क्या क्या कह सकते हैं, और जितना भी आप कहेंगे वो कम ही पड़ेगा। वास्तव में दृष्टिकोण से मैं एक अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था। यानी वो विक्रमशिला खुद को कहता है कि सच में कई दृष्टिकोण से यदि आप देखेंगे तो मैं एक बहुत ही अद्भुत एवं अलौकिक विश्वविद्यालय था, जिसकी गणना आज के डेट में आप कर नहीं सकते हैं। 13वीं सदी के आरंभ में तुर्कों के आक्रमण के कारण मेरा सर्वनाश हो गया। यानी 13वीं शताब्दी के शुरू में ही मेरे को समाप्त कर दिया गया, इनको ध्वंस कर दिया गया। भ्रमवश किला समझे जाने के कारण ही मेरा यह हश्र हुआ। यानी सभी समझते थे कि यहाँ पे सिर्फ घूमने के लायक किला है और यहाँ सभी लोग घूमने आया करते थे। तबकात-ए-नासिरी नामक ग्रंथ में मेरे विध्वंस का जीवंत वर्णन उपलब्ध है। आप लोग याद रखेंगे तबकात-ए-नासिरी नामक ग्रंथ में विक्रमशिला के ध्वंस के पूरे जीवंत वर्णन किया गया है। धर्मस्वामी नामक एक तिब्बती लामा ने मेरे पतन का वर्णन अत्यंत ही मार्मिक तरीके से किया है। और वो व्यक्ति का नाम क्या था जिन्होंने इनके बारे में लिखा है, उसका नाम था धर्मस्वामी, ठीक है, जो एक तिब्बती लामा थे। तिब्बती क्या थे? लामा थे। और इनके पतन का यानी विक्रमशिला के पतन के बारे में उन्होंने अच्छे से लिखा है। आप कभी भी शैक्षणिक परिभ्रमण का मन बनाएं तो मेरे आंगन में जरूर पधारें, ताकि मेरे सोए हुए अतीत, करवट ले रहे वर्तमान एवं बोए जा रहे भविष्य के अदृश्य बीज के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। यानी कहता है कि जब आपको घूमने की शैक्षणिक परिभ्रमण करने का मन आपको आता है तो आप मेरे यहाँ जरूर आइए और मेरे यहाँ जो अतीत था, जो बीता हुआ समय था, वो कैसे करवट ले रहा है वर्तमान में, कैसे बोया जा रहा है भविष्य के लिए, इस चीज को आकर आप विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कीजिए मेरे यहाँ आकर के। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर अब समाप्त होता है।
अब यहाँ पे आपको अभ्यास का प्रश्न उत्तर करने को आता है। कहता है कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या क्या है। यानी जनश्रुति कहने का मतलब लोगों ने क्या कही सुनी करी है, लोगों ने क्या क्या इसके बारे में, विक्रमशिला के नामकरण के बारे में क्या क्या कहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। कहता है विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, यह पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। आपने पढ़ा है इस चैप्टर को, तो आपको बताना है कि इस चैप्टर में क्या क्या शामिल था। साथ में आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि आप इसका आंसर क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम इसका आंसर क्वेश्चन अलग तरीके से अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।